वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 562 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करेंगे हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रमण मतलब सक्सेशन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? अनुक्रमण या सक्सेशन की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट करेगा इसमें से? किसी पारिस्थितिक तंत्र में मांसाहारी जंतुओं द्वारा शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके उनकी संख्या को नियंत्रित करना, या किसी पारितंत्र में जीवधारियों द्वारा कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में बदलना, या किसी पारितंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन, या फिर दो विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों का संकरण क्षेत्र बताइए। सक्सेशन क्या है इसमें है ऑप्शन नंबर सी, किसी पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन से उसकी संरचना में परिवर्तन। तो देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में कोई व्यवधान डालने से, जैसे स्थानांतरित कृषि द्वारा वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीयक वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। इसे ही अनुक्रमण यानी सक्सेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नाइट्रोजन चक्र से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है। पहला स्टेटमेंट है, अधिकांश जीव वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक मतलब बायोलॉजिकल है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वायुमंडल में बिजली चमकने से नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। वायुमंडल में बिजली चमकने से नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। बिल्कुल होता है, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का 90% भाग जो है जैविक है, ये भी सही है। अधिकांश जीव वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर पाते, गलत है, कुछ ही करते हैं। तो पहला गलत है, जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कथन एक असत्य है, क्योंकि वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हैं। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव, जैसे कि कुछ मृदा जीवाणु हो गए, वे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, इसे ही प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्टली गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है, अधिकांश नहीं है। सामान्यतः नाइट्रोजन जो है यौगीकरण यानी फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है, पौधों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। टुंड्रा जलवायु प्रदेशों को किस बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? वन बायोम, पर्वतीय बायोम, घास भूमि बायोम या मरुस्थलीय बायोम? टुंड्रा जलवायु प्रदेश को किस बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? मरुस्थलीय बायोम, ऑप्शन नंबर डी। तो टुंड्रा जलवायु प्रदेश को मरुस्थलीय बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। किस नाम से जाने जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान? सवाना के नाम से जाने जाते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीकी महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल को परिभाषित करता है? बताइए। जैव भू रासायनिक चक्र बायोजियोकेमिकल को परिभाषित करता है। तो जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह, यही है, ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर। तो देखिए, वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित होता है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधों और प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रभाव के द्वारा बना रहता है, और यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। अब देखिए, ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं, यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं इनमें से? बताइए। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर अमीनो एसिड?
चलिए एलिमिनेट करते हैं। प्रोटीन नहीं बनाते, बताइए क्या बनाते हैं। विटामिन नहीं बनाते, बताइए क्या बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, क्या अमीनो एसिड नहीं बनाते। तो देखिए, सौर ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन देखिए एक छूट गया है। प्रकाश संश्लेषण की कुछ रह गया क्या इसमें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन व कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है, करेक्ट है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का केवल 0.1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। इसका आधे से अधिक भाग तो पौधों की श्वसन प्रक्रिया में ही चला जाता है और शेष भाग जो है वह अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भाग में संचित हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में केवल 0.1% भाग ही काम आ रहा है सनलाइट का प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में। बाकी आधे से अधिक भाग तो पौधों की श्वसन क्रिया में विसर्जन हो रहा है और बाकी का उनके जो दूसरे अंग होते हैं पौधों के, उनमें संचित हो जाता है। तना हो गया, पत्तियाँ हो गई, फूल हो गए, टहनियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से अपघटक हैं, मतलब डिकम्पोज हैं, डिकम्पोज़र। कोआ, विषाणु, जीवाणु, गिद्ध, बताइए। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, 2014 में पूछ रखा है यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न ये वाला। देखिए, विषाणु तो नहीं है इसमें, वायरस डिकम्पोज़र नहीं होते। हाँ, जीवाणु होते हैं, कवक होता है इसमें, तो कवक भी होता। क्या गिद्ध अपघटक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, सड़े गले को तो खाता है ना, मृत जीवों को खाता है। क्या करता है, एक तरह से डिकम्पोज कर देता है ना, उसको अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देता है। कौआ भी तो ऐसे ही काम करता है ना। कौआ, मान लीजिए कोई मर गया चूहा, तो उस मरे हुए चूहे को कौआ उठा के ले जाएगा, खा जाएगा, उसका भोजन है वो। या फिर मिट्टी से जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। तो कौआ भी तो एक तरह से डिकम्पोज करने का काम कर रहा है ना, गिद्ध भी कर रहा है, जीवाणु भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कौआ और गिद्ध। कुछ अन्य अपघटक और हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जीवाणु जिनको बोलते हैं हम, जो मृतकों को अपघटित कर उन्हें जटिल कार्बनिक यौगिकों से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं। देखिए, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कई बार बताया होगा। इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक पर निर्भर हैं। उत्पादक क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। यही कौआ हो गया, गिद्ध हो गया, बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए। अब देखिए, ये अपघटक इन मृत पदार्थों को कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। ये बायोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया, याद रखना इसको। विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अगर सभी हो जाता तो द्वंद्व हो जाता ना, लेकिन विभिन्न लिख दिया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। पारितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारितंत्र व जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जाता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कौन जैव मंडल के अंतर्गत सम्मिलित है। केवल वनस्पति जात, केवल प्राणी जात, सभी जैव व अजैव दोनों, सभी जीवित जीव।
जैव मंडल के अंतर्गत है, इसमें सभी जैव व अजैव जीव। ऑप्शन नंबर सी। और जैव अजैव क्या होते हैं बताया कई बार। देखिए, जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटकों को सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल में सभी पौधे, जंतुओं, प्राणियों, जिनमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं, और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। ठीक है। अगर इसमें जैव घटक अजैव घटक को अलग अलग करना हो तो अजैव घटक कौन कौन से हो गए? जैसे स्थलाकृति हो गई, वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई, सबके सब अजैव हैं। और जैव क्या है? जिनमें जीवन है, कोई भी हो सकता है। हिरन हो गया, खरगोश हो गया, हरे पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है? जैव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को परिभाषित करता है? पारितंत्र को सही तरीके से कौन सा परिभाषित करेगा? ये प्रश्न भी यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव रहते हैं, क्या पारितंत्र हो सकता है वो? किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्राणी जात व वनस्पति जात क्या पारितंत्र है? या फिर वह क्षेत्र जहाँ दो विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय मिलते हों? या सबसे अच्छा ये होगा कि वे क्षेत्र जहाँ विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा अंत संबंध जिसमें ऊर्जा व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों। बिल्कुल, सबसे अच्छा डी होगा इसका आंसर। तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्व यानी भूमि, जल अथवा वायु, और भी बहुत सारे स्थलाकृतियाँ, ह्यूमिडिटी, ये सब अजैविक के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, जिसमें ऊर्जा प्रवाह का पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारितंत्र। जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसको बोलेंगे पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 11 अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनाते हैं। पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज के रूप में संचित हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट के विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते, वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ठीक है। तो 11 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, समय कम है।